नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12th के हिंदी का आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका हमारा नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं। अब इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, इसके नाम से आपको मतलब थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा होगा। जहाँ कोई वापसी नहीं मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पर हम वापस नहीं जा सकते हैं। तो इसका हमारा थीम क्या है, जो हमारा ये चैप्टर है इसका मेनली कि एक हमें ना गाँव की कहानी बताई गई है, जहाँ पे क्या हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ है। ठीक है? मतलब बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ पे स्थापित कर दी गई है और वहाँ के लोगों को क्या किया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है। तो अब वो क्या है कि वो लोग अपने स्थान पर दोबारा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि क्या है, अब एक इंसान है अपने एक स्थान पे रह रहा है तो उसको क्या है, वहाँ पे एक फैमिली का माहौल बन जाता है। लेकिन क्या है, हम डेवलपमेंट के चक्कर में क्या कर रहे हैं, लोगों को विस्थापित कर रहे हैं उनकी जो मूल भूमि है वहाँ से। वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। और इस तरीके से हम उनको विस्थापित करें कि वहाँ पे वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है? तो हम इस चैप्टर में मेनली यही समझने वाले हैं। तो आपको जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पाठ के परिचय में फर्स्ट हम देख लेते हैं कि मतलब वही है, थीम बताना है कि क्या हमें बताया गया है इस चैप्टर में। तो क्या है, जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा द्वारा रचित धुंध में उठती धुन संग्रह से लिया गया है। अब उनका एक संग्रह है, ठीक है? उनसे हमने क्या किया है, ये जो हमारा पाठ है जहाँ कोई वापसी नहीं, उसको लिया है। अब आगे क्या है कि लेखक का मत है कि अंधाधुंध विकास तथा पर्यावरण संबंधित सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। अब ये बता रखे कि हम क्या कर रहे हैं विकास के चक्कर में, कि एक देश चाहता है कि मेरा सबसे ज्यादा विकास हो जाए, उसी में हम क्या कर रहे हैं, होड़ मचा रखी है कि अब एक ने आगे बढ़ने की कोशिश कर ली है तो अब दूसरा देश भी चाहेगा कि मैं भी आगे बढ़ूं, ऐसी तीसरा है। उस चक्कर में हमने क्या किया है कि हम अंधाधुंध तो विकास कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण में हमने कोई संतुलन नहीं बना रखा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका भी जो संतुलन है, उसकी जो रिलेटेड सुरक्षाएं हैं, हमें वो भी लेकर चलनी चाहिए। अन्यथा विकास हमेशा विस्थापन तथा पर्यावरण संबंधित समस्याओं का जो जन्म है वो देता रहेगा। बता रखा है कि जो हम विकास कर रहे हैं, अंधाधुंध विकास कर रहे हैं, उस चक्कर में क्या होगा, हमने अगर इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया, कोई भी हमने मतलब बस हमने कोई स्थान चूज कर लिया है कि अब हमें वहां पे क्या करना है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उसको स्थापित करनी है, वहाँ के लोगों को हटा दो। लेकिन उसके आगे की चीज़ें हमने नहीं सोच रखी कि वहाँ आस-पास के लोग जो रह रहे हैं, छोटे-छोटे घर बना के, वहाँ बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, वो सब कुछ हमें हटाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, संख्या कम होगी पेड़-पौधों की और पर्यावरण का संकट आएगा और साथ ही में क्या करेंगे, हम उन लोगों को विस्थापित कर देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। ठीक है? औद्योगिक विकास के इस दौर में प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होता रहेगा तथा मनुष्य अपनी सांस्कृतिक तथा परिवेश से विस्थापित होकर जीने को मजबूर होगा। अब बता रखा है कि अगर हम विस्थापन जो सॉरी औद्योगिकरण है उसको अपना रहे हैं तो क्या होगा, उससे एक तरीके से कि अगर हमने कोई योजना नहीं बना रखी है तो विस्थापन भी हमेशा होता ही रहेगा और साथ ही में हमारे पर्यावरण को नुकसान भी होता रहेगा। ठीक है? तो ये हमारे निर्मल वर्मा जी है, उन्होंने हमें बताया है। ठीक, अब जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेखक ने क्या बता रखा है, लेखक ने सन 1983 की बात बताई है कि दिल्ली के लोकनायक संस्था की ओर से सिंगरौली के नवा गांव गए थे। अब उन्होंने क्या किया था, वो किसी कारण से नवा गांव गए हुए थे, जो कि कहां पर है, सिंगरौली में है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव थे। अब यहाँ पे क्या है, एक मतलब होता है ना, कस्बा बना लेते हैं, छोटे छोटे जो गांव है उसको मिला के एक बड़ा सा जो शहर है वो बन जाता है। तो वही बता रखा है कि वहां पे क्या है, छोटे छोटे गांव थे सिंगरौली के अंदर। यही एक गांव था अ, अमझर। अब वहां पे एक गांव था, उसी में से 18 में से एक मेन गांव गांव है जिसकी कहानी हम समझेंगे, सुनेंगे इसमें। तो वो गांव का नाम क्या था हमारा, अमझर था, जहां आम झरते थे। अब यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है अमझर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, आम के पेड़ ज्यादा होंगे, आम की जो पेड़ों की संख्या वो ज्यादा होंगी। और आंधी तूफान के टाइम हो सकता है कि वहां पे क्या है, आम से पेड़, आपने देखा हुआ गाँव में होता है ना, जब आंधी वांधी आती है तो पेड़ से आम गिरते हैं। तो वही यहाँ पे हमें बता रखा है। अत्यधिक पैदावार पर जब से अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह घोषणा हुई है कि कई गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने क्यों आम के पेड़ सूखने लगे हैं। अब वहां पे क्या हुआ है कि ऐसी बात हुई है कि अब वहां के जितने भी गांव हैं उसको हटा दिया जाएगा और वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है उसको स्थापित कर दिया जाएगा, जिस कारण से अब जो गांव के वहां पे पेड़ जो थे, जो कि हमेशा क्या करते थे, हवा से लहराते रहते थे, अब वो भी बिल्कुल शांत हो गए हैं।
लेखक को लगा कि उसे आज विस्थापन के विरोध में प्रकृति का सामूहिक मूक सत्याग्रह देखने का अनुभव हुआ है। अब वो बता रहे हैं लेखक कि किस तरीके से जो सिर्फ लोग ही नहीं, यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो भी एक तरीके से सत्याग्रह कर रहा है, मतलब आंदोलन कर रहा है कि क्या जो तुम ये विस्थापन की बातें कर रहे हो उसको छोड़ दो। इसलिए उन्होंने क्या किया है, मूक मतलब शांत जो सत्याग्रह है। अब पेड़ पौधे क्या है, हवा चलती रहती है, हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन वहां के पेड़ क्या हुए, एकदम शांत हो गए हैं। लेखक को लगा सत्य ही है कि आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेगा। लेखक ने पेड़ों की रक्षा के लिए मनुष्य का सत्याग्रह तो सुना था, पर व्यक्ति के लिए पेड़ों को पहली बार महसूस किया था। अब किस तरीके से जो पेड़ है, अब वो भी व्यक्तियों को बचाने के लिए, जैसे अभी तक हमने जो सत्याग्रह किया है, तो क्या है कि हम कहते हैं ना, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जब पर्यावरण है तो हम लोग हैं। लेकिन अब लेखक यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं, वो चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो साथ में रहे, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जब मनुष्य रहेंगे तभी हम रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है। अब क्या है यहाँ पे, यह भी अनूठा अनुभव किया था कि स्वच्छ, पवित्र और प्राकृतिक खुले वातावरण में जिंदगी बिताने वाले लोग किस प्रकार से विस्थापन के पश्चात अ, अनाथ अपने मूल आधार से कटे होने के एहसास के साथ दम घुटती भाव्य बस्ती में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बता रखा है, सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, अब लोगों की स्थिति बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है कि जब एक स्थान पे वो जन्म से ही रह रहा है, जहाँ से उसकी मतलब बुद्धि ही जहाँ से उत्पन्न हुई है, वहीं को अब उस स्थान को लोग क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अब जहाँ से उसका पूरा लगाव जुड़ चुका है, जहाँ से वो हमेशा रहता हुआ आ रहा था, अब उस स्थान को छोड़ने के लिए एकदम से कोई बोलेगा तो क्या है, दूसरी जगह पे रहना, कंफर्टेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही बात बताई गई है यहाँ पे कि वो भी लोग क्या कर रहे हैं, वहां से नहीं जाना चाहते जो लोग हैं, क्योंकि उनका लगाव जो है उस स्थान से हो चुका है, लेकिन फिर भी मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, उनको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, लेखक ने यह आधुनिक भारत का नया शरणार्थी माना है, जिन्हें औद्योगिक विकास के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए उनके मूल स्थान से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि ये आधुनिक भारत के ही शरणार्थी हैं। हमने शरणार्थी देखा है ना, जो बाहरी देशों से आते हैं, कोई बाहरी देशों में आपदाएं हो जाती है, तो हम कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, उनको यहाँ पे हम जगह देते हैं कि वो आए यहाँ पे रहे, जब तक उनके देश में जो समस्या है वो उत्पन्न हुई है तब तक वो यहाँ पे रह सकते हैं, वो शरणार्थी हुए। लेकिन लेखक ने यहाँ क्या किया है, जो भारत के लोग हैं उन्हीं को क्या बोला है, आधुनिक भारत का नया शरणार्थी बोला है, क्योंकि भारत के लोगों को ही हम क्या कर रहे हैं, विकास के चक्कर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेखक ने एक बात बोली है। प्राकृतिक आपदा के कारण जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, वे कुछ अरसे बाद आफत टलते ही दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट आते हैं। अब ये तो है प्राकृतिक आपदा क्या है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई भी है तो कुछ टाइम में चली जाएगी, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद क्या होगा, वो प्राकृतिक आपदाएं ठीक हो जाएगी। तो लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा उस जगह पर जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसके घर को तोड़कर वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर ली है, तो क्या वो वहां पे कभी जा पाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि किस तरीके से जो लोग हैं, प्राकृतिक आपदा आने पर वो अपना स्थान जो है दोबारा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन क्या कहता है, किंतु इतिहास जब विकास के और प्रगति के नाम पर लोगों को विस्थापित करता है, तो वे फिर अपने घर वापस नहीं लौट सकते हैं। अब बता रखा है कि अब लोग किस तरीके से हमने क्या कर रखा है, प्रकृति के नाम पे हम बोल तो रहे हैं कि हम विस्थापन कर रहे हैं, लोगों को हम क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पे एक जगह से दूसरी जगह भेज तो रहे हैं, लेकिन क्या लोग वहां पे दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे, मतलब कि लोगों को हमने भेज दिया, ये बोल के उस जगह से विस्थापित कर दिया, लेकिन हम या आप लोग नहीं समझ सकते, जो जिन लोगों को वहां से हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है, उन लोगों की फीलिंग ही अलग होगी कि मतलब एक जगह पे वो जो हमेशा से रहते हुए आ रहे हैं, अब उनको वो जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। ठीक है, तो वही बता रखा है कि प्राकृतिक आपदा में क्या होता है कि लोग वापिस अपने स्थान पर जाते हैं आपदा टलने के बाद, लेकिन अगर सरकार द्वारा कोई विकास की जो पॉलिसी है उसको चलाई जा रही है, तो क्या करेंगे, वो लोग दोबारा कभी अपने स्थान पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, आवास स्थल हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं।
ठीक है, बता रखा है कि किस तरीके से जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो उनका पूरा जितना भी जो जीवन अभी तक वो जीते हुए आ रहे थे जिस स्थान पर, वो सब कुछ क्या होता है, खत्म होने की कगार पर आ जाता है। सिंगरौली की उर्वरता भूमि और समृद्ध जंगलों को देखकर लेखक को एहसास होता है कि विकास के नाम पर किस प्रकार एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्भरता से उजाड़ा जा सकता है। अब बता रखा है जो सिंगरौली है वो काफी हरा भरा है, काफी उपजाऊ जमीन है वहाँ की, लेकिन अब लेखक को ये बातें बुरी लग रही है कि किस तरीके से जो मतलब विकास के नाम पे हम इन सारी चीजों को नष्ट कर देंगे, इन सारी चीजों को हम खत्म कर देंगे। कभी कभी लागों की संपदा ही उनका अभिशाप बन जाती है। अपनी अपार खनिज संपदा के अभिशाप के कारण बैकुंठ और काला पानी के नाम से सुशोभित सिंगरौली गांव औद्योगिकी की भेंट चढ़ गया। आप बता रखा है कि मतलब उनकी भूमि बहुत उपजाऊ है, बहुत सारे खनिज तत्व जो है उसके यहाँ पर है। इस चक्कर में क्या हुआ, ये एक तरीके से वरदान था उस भूमि के लिए कि वहां पे बहुत सारी उपजाऊ उर्वरक है, खनिज वगैरह है। लेकिन अब क्या हुआ, वो उसके लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि अब वहां पे जितने गांव रह रहे थे उन सब गांव को क्या किया जाएगा, वहां से विस्थापित कर दिया जाएगा और उस भूमि पे क्या करेंगे, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है उसको स्थापित कर देंगे। लेखक को लगता था कि औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता था, उसके विकल्प तलाशे जा सकते थे। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था भारत में, उसकी संभावनाएं खुली थी, पर पश्चिम देशों का अध अनुकरण करने के कारण सारी संभावनाएं हाथ से निकल गई। अब वही बता रखा है कि किस तरीके से जो मतलब स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते थे, जो हमने औद्योगिकरण को देखा ना कि हम किस तरीके से उसको अपना रहे हैं, तो हम एक बार को ना इस पर रोक भी लगा सकते थे हम चाहते तो। लेकिन क्या हुआ, हमने होड़ लगा ली कि जब पश्चिमी देश जो है आगे निकल रहे हैं तो हमें भी उनसे आगे निकलना पड़ेगा। इस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का विनाश जो है वो कर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी, अपितु आदमी और प्रकृति के अटूट रिश्तों में जीवित थी, जो उसे पूरे परिवेश के साथ जोड़ती थी। अब यहाँ बता रखा है कि अब हम बाहरी कल्चर की बात कर ले, वो हमसे बिल्कुल अलग है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे बिल्कुल ज्यादा अलग है बाहरी देशों की संस्कृति, है ना। अब वो बता रखे कि हमने क्या किया है, जो यूरोप के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो जिस चीजों को उन्होंने म्यूजियम में शो पीस के लिए रख रखा है, हम हमारी भारतीय संस्कृति में क्या हो रहा है कि हमने उससे एक दूसरे से लगाव बना के रख रखा है ना। तो हमें यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि जो यूरोप के देश का जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है, उन्होंने उन सब चीजों को क्या कर दिया है, एक म्यूजियम में सजा के रख दिया है। लेकिन हमारे भारत के लोगों में अभी भी क्या है, उन सब चीजों से जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई है, एक अटूट रिश्ता जो है वो जुड़ा हुआ है। यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधित चिंताएं बिल्कुल भिन्न है। अब यहाँ बता रखा है कि इनकी जो चिंताएं हैं पर्यावरण से संबंधित, वो बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बचाए होगा, यहाँ पे बचाए या फिर बनाए रखने का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूरोप में क्या किया जा रहा है कि जो मनुष्य है और जो हमारा भूगोल है उसके बीच में संतुलन किस तरीके से हम बना सकते हैं, वो बात की जा रही है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में यही होगा, यहाँ पे यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का है। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अलग बात है ना, एक भौगोलिक बात की आप बात करें, भूगोल मतलब अब एक तरीके से हम जो पर्यावरण है उसको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, हमारा संस्कृति, और संस्कृति और भूगोल एक दूसरे से काफी अलग अलग है ना। तो वही बता रखा है कि दूसरे देशों में क्या किया जा रहा है, उनको संस्कृति से उतना कोई मतलब नहीं है, उनको क्या करना है कि वो मनुष्य और जो भूगोल है, जो हमारा वातावरण है, वो उससे मतलब किस तरीके से जो एकता है उसमें बना के रख सकते हैं, वो बात देख रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि हम मनुष्य जो हमारी संस्कृति है उसमें जो है एकता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण की योजना बनाते समय पश्चिमी देशों को अपना आदर्श माना। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच एक नाजुक संतुलन किस प्रकार बचाया जा सकता है। अब हमारे क्या हुआ, ये बता रहे हैं लेखक जो है कि हम लोगों ने क्या किया, जब हम हमारा ये जो टाइम आया था विकास को अपनाने का, तो हमने क्या किया, पश्चिमी देशों को अपना आदर्श मान लिया कि किस, लेकिन हमें पता है कि हम दोनों की समस्याएं बिल्कुल अलग अलग है ना, हमने ऊपर देखा था। तो वही बताया है कि हमने क्या किया, पश्चिमी देशों को आदर्श तो मान लिया, उनको हमने अपना तो लिया, लेकिन क्या किया, बहुत सारी योजनाएं जो है हमने वो पूर्ण रूप से नहीं बनाई, क्योंकि हम काफी अलग है जो बाहरी देश है उन लोगों से, है ना। इस सर्वदा हम
इन सब चीजों को भूल गए। ठीक है, हम भारतीय मर्यादाओं को आधार बनाकर भी भारतीय औद्योगिकी का विकास स्वरूप निर्धारित कर सकते थे। अब यहाँ बता रखा है कि हम भारतीय मर्यादा को भी अपना कर क्या कर सकते थे, विकास अपना सकते थे। अब लेखक के पास बहुत सारी योजनाएं रही होंगी कि हम क्या करें, ये जो हाश वगैरह है, जो हम चीजों को क्या कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, हम उसको बना के रखने के साथ साथ ही क्या कर सकते थे, विकास कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने बस बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उद्योग है, उसको क्या किया, स्थापित करना चालू कर दिया। ठीक है, तथा विस्थापन और पर्यावरण संबंधित समस्याओं से बच सकते थे। अगर मतलब लेखक का ये मानना है कि अगर हम इन सब चीजों को देखते तो क्या होता, हम जो अभी समस्याओं से जिस समस्या से जूझ रहे हैं, हम क्या कर पाते उससे, जो अपना जो अभी सिचुएशन जिस तरह का हमारा है उससे हम लड़ पाते। और ऐसी कोई भी सिचुएशन शायद आती नहीं अगर हम अपनी संस्कृति को और जो हमारा विकास है उसको आपस में जो मेल जोल कर हम उसको रखते तो। ठीक है, तो यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।